आज हम शुरुआत करते हैं एक नए टॉपिक की जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। तो आइए पहले समझते हैं कि ये इक्विलिब्रियम क्या है। सपोज एक हमारे पास कंटेनर है जिसमें आपने स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर लिया है और उस वाटर के लेवल को आपने मार्क कर लिया है। अब सपोज यदि आप टैप की हेल्प से इसमें वाटर ड्रॉप्स ऐड करते हैं तो डेफिनेटली वाटर का लेवल अप हो जाना चाहिए, वाटर का लेवल अप हो जाना शुरू हो जाएगा। लेकिन साथ ही साथ यदि आप इस कंटेनर की बॉटम पे कोई इतना बड़ा होल करते हैं कि जिस रेट से वाटर का इनलेट हो रहा है उसी रेट से वाटर आउट भी हो रहा है, तो क्या फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है? यस, फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, यानी वाटर इसमें ऐड हो रहा है। क्या बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है? यस, बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है क्योंकि वाटर यहां से आउट हो रहा है। तो क्या वाटर का लेवल बढ़ रहा है फॉरवर्ड रिएक्शन होने से या वाटर का लेवल कम हो रहा है बैकवर्ड रिएक्शन होने से? नहीं, वाटर का लेवल तो फिक्स है। इसका मतलब क्या हुआ? एक्चुअल में ये जो स्टेज है ये एक यूनिक स्टेज है जिस स्टेज पर जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट होता है दैट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दिस स्टेज इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम स्टेज। इस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। सपोज एक हमने कंटेनर लिया है जिसके अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर लिया है और उस कंटेनर को हमने एक मैनोमीटर की हेल्प, मैनोमीटर उसके साथ हमने अटैच कर दिया है। ये हमारा क्लोज्ड एंड मैनोमीटर है जिसके अंदर हमने मरकरी को एज ए लिक्विड फिल किया है। ये मरकरी है और यहां पर वाटर हमने लिया है जिसके लेवल को हमने फिक्स कर लिया है, मार्क कर लिया है लेवल को। अब हमें पता है कि वाटर जब इवापोरेट ऑफ होता है यानी वाटर लिक्विड सरफेस से एस्केप आउट होता है तो उस प्रोसेस को हम इवापोरेशन कहते हैं। और जब वेपर मॉलिक्यूल आपस में स्ट्राइक करके या वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ स्ट्राइक करके वापस लिक्विड फेज में आते हैं उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। अब हमें पता है कि हर टेम्परेचर पर इवेपोरेशन होता है, तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं दे स्टार्ट्स टू एस्केप आउट इनटू द वेपर फेज और वो कहां जाएंगे? इस एम्प्टी स्पेस में जाएंगे। इनिशियली जो इवेपोरेशन का रेट है वो कम है इसलिए कंडेंसेशन का रेट भी कम होगा क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वेपर मॉलिक्यूल हैं, ये आपस में स्ट्राइक करेंगे, वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ स्ट्राइक करेंगे और वापस कंडेंस होके लिक्विड स्टेट में आएंगे जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं। इनिशियल स्टेज पर इवेपोरेशन कम है तो कंडेंसेशन भी कम होगा, इवेपोरेशन बढ़ता जाएगा तो कंडेंसेशन भी बढ़ेगा। साथ ही साथ क्या होगा? ये जो लेवल है ये डाउन आना शुरू हो जाएगा और ये जो वेपर मॉलिक्यूल है ये मरकरी सरफेस पे यहां पर प्रेशर डालेंगे जिससे मरकरी का लॉन्गर लिम में चढ़ना शुरू हो जाएगा। यहां से लेवल फॉल होता चला जाएगा, वेपर्स बढ़ते चले जाएंगे और वो मरकरी लेवल पर प्रेशर डालेंगे, मरकरी लेवल अपर लिम में ऊपर चढ़ता चला जाएगा। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जहां पर मरकरी लेवल का लॉन्गर लिम में चढ़ना रुक जाएगा और यहां से जो वाटर लेवल है वो भी फिक्स हो जाएगा, वो फर्दर फॉल होना रुक जाएगा। तो हम क्या ये कहें कि इस समय इवेपोरेशन रुक गई है? नो, एक्चुअल में इस स्टेज पर जिस रेट से इवेपोरेशन हो रही है यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन दैट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ कंडेंसेशन, यानी दिस स्टेज इज कॉल्ड एज द
इक्विलिब्रियम स्टेज, इस स्टेज पर जो है वो इक्विलिब्रियम रीच हो गया है, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल हो गया है, जिसको हम इक्विलिब्रियम स्टेज कहते हैं। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वाटर लिक्विड विद वाटर गैस एग्जांपल। एक और एग्जांपल हम लेकर चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं गैस विद गैस इन सॉल्यूशन एग्जाम्पल। जैसे कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स होती हैं, इनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाई प्रेशर पर डिसॉल्व की हुई होती है। वहां पर क्या है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर कोल्ड ड्रिंक बॉटल के ऊपर अनडिसॉल्व है और जो कार्बन डाइऑक्साइड उस कोल्ड ड्रिंक में डिसॉल्व हो चुकी है, दैट इज इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। एक्चुअल में ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वाटर में, दैट कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ हेनरीज लॉ। ये हेनरीज लॉ के बेस पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर ये हेनरी लॉ क्या है? हेनरी लॉ के अकॉर्डिंगली द मास ऑफ ए गैस डिसॉल्व्ड in a particular amount of solvent is directly proportional to the pressure of the gas above the solvent। यानी जो मास होता है किसी भी गैस का, जो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट में आपने डिसॉल्व किया है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। यानी जितना प्रेशर होगा गैस का, गैस की सोल्युबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। हमने देखा है कि जब भी हम कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को ओपन अप करते हैं तो वो फिश साउंड प्रोड्यूस करता है। दैट कैन बी इजिली एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस हेनरी लॉ। एक्चुअल में जब हम कोल्ड ड्रिंक की बोतल को ओपन अप करते हैं तो अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, बाहर प्रेशर कम होता है। जब आप ओपन अप करते हैं तो प्रेशर रिड्यूस होने की कोशिश करता है, बैलेंस करने के लिए प्रेशर रिड्यूस होगा। जब प्रेशर रिड्यूस होगा तो इसका मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की सॉल्युबिलिटी है वो भी डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। तो एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो उस वाटर में डिसॉल्व है वो एक स्मॉल होल से एस्केप आउट होने की कोशिश करती है। दैट इज व्हाई इट प्रोड्यूसेस द साउंड फेज। इसीलिए ये फिश साउंड प्रोड्यूस करती है। सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द फिजिकल प्रोसेस। ये जितने भी हमने एग्जाम्पल्स लिए हैं ये सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहां पर इक्विलिब्रियम किसी एक फिजिकल प्रोसेस में हो रहा है। तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम क्या कहते हैं? फिजिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। दोज आर कॉल्ड एज अ फिजिकल इक्विलिब्रियम। सो इन एग्जाम्पल से एक बात क्लियर हो गई कि इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट ऑफ ए प्रोसेस एट विच द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स डू नॉट चेंज विथ टाइम। टाइम के साथ साथ उनमें कोई चेंज नहीं आता है, यानी कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कांस्टेंट हो जाती है। तो आइए देखते हैं आप कैरेक्टरिस्टिक्स इस फिजिकल इक्विलिब्रियम के। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है द सम ऑफ मेजरेबल प्रॉपर्टीज becomes constant। इक्विलिब्रियम स्टेज पर कुछ एक मेजरेबल प्रॉपर्टीज, जैसे यदि मैं बात करूं लिक्विड और गैस इक्विलिब्रियम की तो वेपर प्रेशर, यदि मैं बात करूं सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम की तो जैसे मेल्टिंग पॉइंट या कंसंट्रेशन, इस टाइप की प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो कांस्टेंट हो जाती हैं। सेकंड, द इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग गैसेस
always be carried out in a closed vessel. ये हमेशा एक क्लोज्ड वेसल में होगा, कोई भी ऐसा इक्विलिब्रियम जिसमें गैस इन्वॉल्व होगी। अदरवाइज क्या होगा, यदि गैस एस्केप आउट हो गई तो कभी भी इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन की पॉसिबिलिटी खत्म हो जाएगी। थर्ड, जो इक्विलिब्रियम होता है वो डायनामिक नेचर का होता है, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो होती है वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के बराबर होती है। एट द इक्विलिब्रियम the concentration of reactants and products becomes constant. कंसेंट्रेशन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की वो कांस्टेंट हो जाती है, मे बी इक्वल, बट ये जरूरी नहीं है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन इक्वल हो। हाँ, जो रेट होगा फॉरवर्ड का और बैकवर्ड का वो डेफिनेटली इक्वल होगा। और लास्ट है जो रेशो है, रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट। जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स की कांस्टेंट हो गई तो डेफिनेटली इनकी रेशियो भी कांस्टेंट हो जाएगी। सपोज मैं वाटर लिक्विड और यदि वाटर गैस का एग्जांपल लूं तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर गैस डिवाइडेड बाय द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड, दैट इज इक्वल टू ए कांस्टेंट व्हिच इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। दूसरे टाइप का इक्विलिब्रियम होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम सेटअप इन chemical process, that is called as a chemical equilibrium. For example, decomposition है कैल्शियम कार्बोनेट की, decomposition of calcium carbonate, या N2O4 टेट्रा नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होना, ये सभी क्या है, केमिकल प्रोसेस, केमिकल चेंज हो रहा है इनमें। तो यहां पर जो इक्विलिब्रियम सेटअप होगा वो केमिकल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। एक्चुअल में रिएक्शंस दो टाइप की होती है। एक तो होती है रिएक्शंस टाइप्स की, यदि हम बात करें, एक रिएक्शन होती है इरिवर्सिबल रिएक्शन। irreversible reactions, the reactions in which the product cannot be changed back into the reactants, उन रिएक्शंस को हम irreversible reactions कहते हैं। जैसे सिल्वर नाइट्रेट को जब आप सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, it will give the white precipitate of silver chloride along with the formation of sodium nitrate। इसी तरीके से सपोज कार्बन मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करता है, इट विल गिव द मैग्नीशियम ऑक्साइड। इन रिएक्शंस में फॉरवर्ड रिएक्शन तो हो रही है, यानी सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके सिल्वर क्लोराइड दे रहा है, बट एट द सेम टाइम सिल्वर क्लोराइड सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्ट कर बैक सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड नहीं दे रहा है। सो सच रिएक्शंस आर द एग्जांपल्स ऑफ इरिवर्सिबल रिएक्शंस। दूसरी टाइप की जो रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। रिवर्सिबल रिएक्शंस आर दोज इन विच not only reactants converted into products, but under similar conditions the products reacts together to give the reactants back। यानी
सिमिलर कंडीशंस में यदि प्रोडक्ट भी वापस आपस में रिएक्ट करके वापस रिएक्टेंट दे रहे हैं तो उनको हम क्या कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शंस कहेंगे। जैसे डीकंपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, एट द सेम टाइम क्लोज वेसल में यदि रिएक्शन हो रही है तो कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके वापस कैल्शियम कार्बोनेट देगा। इसी तरह से आयरन पाउडर को जब स्टीम के साथ आप ट्रीट करते हैं देन इट विल गिव फेरिक ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। इसको यदि हम बैलेंस करें तो ये 4 हाइड्रोजन आ जाएगा। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन का एग्जांपल है। तो आइए अब देखते हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी रिएक्शन है जहां पर इक्विलिब्रियम सेटअप होता है। अब यहां पर देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है, यस फॉरवर्ड हो रही है। क्या बैकवर्ड हो रही है? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब क्या हुआ कि इररिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम सेटअप नहीं हो सकता, क्योंकि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है कि द इक्विलिब्रियम इज सेटअप एट द कंडीशन एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रिवर्सिबल में देखते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन भी हो रही है, साथ साथ बैकवर्ड भी हो रही है, तो यहां पर इक्विलिब्रियम सेटअप हो सकता है। तो इसलिए जब भी हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो हम हमेशा रिवर्सिबल रिएक्शंस की बात करेंगे। आइए अब इसी केमिकल इक्विलिब्रियम को हम एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। कंसिडर ए जर्नल रिएक्शन A plus B gives C plus D. Suppose if you plot a graph between the rate and time, रेट और टाइम में यदि हमें ग्राफ प्लॉट करें तो इनिशियल स्टेज पर जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है उस समय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, तो डेफिनेटली जो रेट होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा, किसका, फॉरवर्ड रिएक्शन का। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता चला जाएगा जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते चले जाएंगे, कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की कम होती चली जाएगी, इसलिए जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो भी कम होता चला जाएगा। लेकिन जैसे जैसे प्रोडक्ट बनते जा रहे हैं इनिशियल स्टेज पर जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है उस समय प्रोडक्ट जीरो है, प्रोडक्ट नहीं बने हैं। लेकिन जैसे ही प्रोडक्ट बनने शुरू होते हैं तो ये प्रोडक्ट वापस आपस में रिएक्ट करके रिएक्टेंट बनाना शुरू कर देंगे। लेकिन शुरू में जब प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन भी कम है। लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ेगी तो इस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट का बनना यानी बैकवर्ड रिएक्शन का रेट भी बढ़ता चला जाएगा। अब देखिए फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम होता जा रहा है क्योंकि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कम होती जा रही है। बैकवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ता जा रहा है क्योंकि कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की बढ़ती जा रही है। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कम हो रहा है, बैकवर्ड का बढ़ रहा है। अल्टीमेटली ए स्टेज इज रीच्ड एट विच द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन becomes equal to the rate of backward reaction. This stage is called as the equilibrium stage. इस स्टेज को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेज कहेंगे। सपोज हमने ये एग्जांपल लिया है कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट डीकंपोजेस इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहां पर एक कंटेनर के अंदर, एक ट्यूब के अंदर यदि आप कैल्शियम कार्बोनेट लें और उसको एक आप मैनोमीटर के साथ अटैच कर दें, मैनोमीटर के साथ अटैच करें और इस ट्यूब को जिसके अंदर आपने कैल्शियम कार्बोनेट लिया है इसको यदि आप फर्नेस में हीट करें तो इनिशियल स्टेज पर आपको सिर्फ यहां पर कैल्शियम कार्बोनेट ही मिलेगा। लेकिन
जैसे जैसे प्रोसेस होना शुरू हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट स्टार्ट्स टू डीकंपोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये कार्बन डाइऑक्साइड यहां मर्क्यूरी लेवल पर प्रेशर डालेगी, मर्क्यूरी का लेवल अप होना शुरू हो जाएगा। एक स्टेज पर मर्क्यूरी लेवल का लॉन्गर लिम में ऊपर जाना रुक जाएगा, यानी द प्रोसेस नाउ इज इन इक्विलिब्रियम। उस स्टेज पर कैल्शियम कार्बोनेट भी इस कंटेनर के अंदर होगा, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड भी साथ साथ मिलेंगे, यानी जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाएगा। सो दिस इज एन अनदर एग्जांपल ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सो इन रिवर्सिबल रिएक्शंस में जब केमिकल इक्विलिब्रियम अटेन होता है तो उस स्टेज पर जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो कांस्टेंट हो जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट, वो कांस्टेंट हो जाती है। हमें लगता है कि इस स्टेज पर जो प्रोसेस है वो स्टॉप हो गया है। रादर ये जो स्टेज होती है इक्विलिब्रियम स्टेज, इस पर प्रोसेस रुकता नहीं है, रादर जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो बैकवर्ड रिएक्शन के रेट के इक्वल हो जाता है। दैट बिकम्स इक्वल, यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ backward reaction. So this stage is called as the equilibrium stage, and so we can say that the chemical equilibrium is dynamic in nature. जो chemical equilibrium होता है वो dynamic nature का होता है, मतलब चेंज होता है, उसमें कुछ स्टैटिक नहीं होता है। आइए देखते हैं characteristics of chemical equilibrium। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल इक्विलिब्रियम का, एट इक्विलिब्रियम द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स बिकम्स कांस्टेंट। हाँ, ये जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है मे और मे नॉट बी इक्वल, इक्वल हो भी सकती हैं दोनों और नहीं भी हो सकती, लेकिन कंसंट्रेशन जो उनकी होगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की वो डेफिनेटली कांस्टेंट हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। सेकंड जो पॉइंट है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन दैट बिकम्स इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। दोनों रिएक्शन का रेट इक्वल हो जाएगा, यानी जो केमिकल इक्विलिब्रियम होगा दैट इज डायनेमिक इन नेचर, ये डायनेमिक नेचर का होगा। जो इक्विलिब्रियम होता है दैट इज ऑलवेज कैरिड आउट इन ए क्लोज्ड वेसल। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, यदि आप इसको क्लोज्ड वेसल में नहीं करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप आउट हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी, और यदि बैकवर्ड पॉसिबल नहीं होगी तो फिर इक्विलिब्रियम की अटेनमेंट इक्विलिब्रियम की जो अटेनमेंट है वो पॉसिबल नहीं होगी। देन जो इक्विलिब्रियम होता है कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन से इक्विलिब्रियम की अटेनमेंट पॉसिबल है, चाहे आप रिएक्टेंट साइड लेकर चलें या चाहे आप प्रोडक्ट साइड लेकर चलें। जैसे हमें पता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये डाइमर फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती है, नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की फॉर्म में, जो कलरलेस होता है, कलरलेस गैस है 0 डिग्री सेल्सियस पर, लेकिन यदि हम इसका टेम्परेचर बढ़ा दें 25 डिग्री पर तो ये रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट हो जाता है 25 डिग्री सेल्सियस पर। तो यदि आप प्योरली नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड लेके चल रहे हैं 0 डिग्री टेम्परेचर पर तो ये कंटेनर कलरलेस रहेगा, लेकिन जैसे ही
आप इस कंटेनर को यदि किसी हॉट वाटर में रख दे जिसका टेम्परेचर लगभग 25 डिग्री के आसपास है, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे वो रेडिश ब्राउन कलर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा और एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा। तो या फिर इसी तरह से यदि आपके पास ये रेडिश ब्राउन कलर की नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस एक कंटेनर में आपने ली हुई है हाई टेम्परेचर पर, उसको आप उसका टेम्परेचर डाउन करते हैं, तो टेम्परेचर डाउन करने से क्या होगा, वो धीरे धीरे उसका जो डार्क रेडिश ब्राउन कलर है वो धीरे धीरे फेंट होता चला जाएगा, यानी एक इक्विलिब्रियम सेटअप हो जाएगा नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है इट कैन बी अटेन्ड फ्रॉम आइदर डायरेक्शन। आप रिएक्टेंट या प्रोडक्ट दोनों साइड से आप लेके इक्विलिब्रियम रीच कर सकते हैं। और लास्ट जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है वो है कि जो कैटलिस्ट होते हैं, कैटलिस्ट डू नॉट चेंज द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। जो कैटलिस्ट होते हैं वो इक्विलिब्रियम की स्टेट को चेंज नहीं करते हैं। यानी कैटलिस्ट क्या सब्सटेंस होते हैं जो रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैटलिस्ट है, क्योंकि वो फॉरवर्ड रिएक्शन को भी उसी रेट से कैटलाइज करेगा जिस रेट से वो बैकवर्ड रिएक्शन को कैटलाइज कर रहा है। दैट इज वाई जो कैटलिस्ट होते हैं वो इक्विलिब्रियम स्टेट को चेंज नहीं करते, यानी इक्विलिब्रियम स्टेट कैटलिस्ट की वजह से अनअफेक्टेड रहती है।